हेलो 10th क्लास, एक्साइटेड टू बी इन 10th स्टैंडर्ड? हाँ, या फिर डर लग रहा है बोर्ड एग्जाम्स? ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट हार्ड. हाँ, सबने हाइप अप कर रखा है, क्लास 10th है तो इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम्स हैं, दिस एंड दैट. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत छोटी सी ट्रिक है, बहुत इजीली 10th क्लास में अच्छे से पास होने की. चलो जल्दी जल्दी बात सुनो, फिर बताती हूँ. पहले मैं ये तो बता दूं मैं पढ़ाऊंगी क्या. आई टीच यू गाइज साइंस. माई नेम इज साक्षी जैन एंड लेट्स स्टार्ट विथ इट. ठीक है. वाई डू वी स्टडी साइंस? साइंस पढ़ते क्यों हैं हम? क्या मिलता है साइंस पढ़ने से? देखो, देर आर सम पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस. हमारे आसपास जो भी है सब साइंस ही तो है. लाइटनिंग होती है, बारिश होती है, इवन द स्मार्ट बोर्ड और द पेन इन माई हैंड, it's all the inventions and discoveries of science. सारे different science के ही तो aspect हैं. Other than that, improving our lives, medical advancement. आजकल कितनी सारी medical new techniques आ गई है, कितनी सारी machines आ गई है, वो सब हमें better life देने में help कर रही है. All because of science. हम जो बच्चों को पसंद है ना, new tablets, iPhones, कहाँ से बनते हैं? ठीक है, तो तुम भी किसी दिन साइंटिस्ट बनना एंड मेक न्यू इन्वेंशंस. ठीक है, वो सब टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस, दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ साइंस ना, जो हम पढ़ते हैं. यही साइंस क्या करती है, हमें डेवलप करती है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. किसी ने तो कभी सोचा होगा, सोचो पुराने जमाने में वो लैंडलाइन वाले टेलीफोन्स आते थे, ठीक है, जो ग्राहम बेल ने बनाया था. आज हम उसी फोन को बहुत है ना पोर्टेबल फॉर्म में अपनी है ना पॉकेट में लेकर के कहीं भी घूम सकते हैं. और उसमें सिर्फ यही फीचर नहीं है कि हम कॉल पे बात करें. इट हैज हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट फीचर. ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी तो क्रिएटिव आदमी ने सोचा होगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम, फिर उसने उसका सोल्यूशन निकाला, न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करी एंड हियर वी आर. ठीक है, तो ऐसी इनोवेशंस होप आप सब भी करो अपनी लाइफ में. अब मैम इधर उधर की बातें तो बहुत कर ली, थोड़ी सी काम की भी कर लेते हैं. तो ये है हमारा क्लास 10th का साइंस का सिलेबस. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th पास करने के लिए एक ट्रिक बताऊंगी. द ट्रिक इज कंसिस्टेंसी. जितने ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे क्लास में, रोज़ क्लास अटेंड करो, क्लास में जो नोट्स लिखवा रही हूँ वो नोट्स लिखो, घर जाके एक बार उन्हें पढ़ो एंड दैट्स इट. जो क्वेश्चंस हैं आपके वो टाइम टू टाइम सॉल्व करो. हम जो भी क्लास में करेंगे उसी के थ्रू बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर हो जाओगे क्लास 10th के एग्जाम्स के लिए. और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. जहां तक मेरी बात है, मैं आपको बताती हूँ हम क्लास में कैसे पढ़ेंगे. हम पहले हमारा बेसिक एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो फिनिश करेंगे, क्लास में ही नोट्स लिखेंगे, उसके साथ साथ पढ़ाई करेंगे. सारा एनसीईआरटी जब हमारा सॉल्व हो जाएगा उसके बाद वील स्टार्ट विथ एग्जाम आइडिया ऑल इन वन एंड देन PYQs along with the NCERT exemplar. जब हम इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इतनी डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा साथ के साथ रिविजन भी हो जाएगा. और रिविजन हम एक बार नहीं, वील रिवाइज इट फॉर 3 times. ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले 3 बार रिविजन करेंगे ताकि हर टॉपिक आप लोगों को इतना अच्छे से क्लियर हो, इतने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएं, इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो कि आप इजीली अपने बोर्ड एग्जाम्स पास कर सको. बट इसके लिए ना एक चीज की जरूरत है. ठीक है, सोचो, बताओ, है कुछ दिमाग में? ये सुना है, ये करना पड़ेगा. हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, पर जमाना थोड़ा आगे बढ़ गया है ना, तो हार्डवर्क के साथ साथ थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा. अब वो कैसे, वो भी बताती हूँ. चलो सबसे पहले हम ना हमारा सिलेबस डिस्कस करते हैं. हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है यहाँ से. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ये जो चारों चैप्टर हैं, दीज
आर द केमिस्ट्री चैप्टर्स ऑफ आर कोर्स। ये चारों हमारे कोर्स के केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स हैं। इसके बाद अगर हम बायोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे तो लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड हेरिडिटी, ये चारों चैप्टर्स हमारे बायो के चैप्टर्स हैं। और एग्जाम का वेटेज अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री इंक्लूड्स 25 मार्क्स, बायो इंक्लूड्स 25 मार्क्स, और उसके बाद लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई और मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सब मिला के हमारी फिजिक्स होगी 25 मार्क्स की। टोटल करना कितने हुए? 75, राइट। एग्जाम का पेपर कितने मार्क्स का आता है? 80, क्योंकि वी हैव वन मोर चैप्टर, आर एनवायरमेंट, जो सिंगल चैप्टर ही 5 मार्क्स का है। ठीक है, ये हुआ हमारा बेसिक कोर्स की समरी। अब मैंने जो एक पॉइंट कहा था कि हार्ड वर्क करना है, पर हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्टली भी वर्क करना है। स्मार्टली कैसे काम करना है? तो अभी तक जो भी बोर्ड एग्जाम के पेपर्स आए हैं उन सब में ना एक कॉमन चीज देखी गई है। सबसे ज्यादा वेटेज वाले 3 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, 10 मार्क्स। सेकेंड चैप्टर लाइफ प्रोसेस, 9 marks, and the third chapter light, reflection and refraction, 10 marks. ठीक है, अब वहीं पे 3 चैप्टर्स ऐसे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट 3 marks, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 3 marks, ह्यूमन आई 2 marks. अब आप खुद बताओ, अब ज्यादा टाइम आपको कौन सा चैप्टर पढ़ने में स्पेंड करना चाहिए? वो जिनका वेटेज बोर्ड में 10 marks का है, या वो चैप्टर जिनका वेटेज बोर्ड में 2 या 3 marks का है? क्या ज्यादा बेनिफिशियल होगा? ऑफ कोर्स 10 मार्क्स वाले चैप्टर, राइट। तो हम क्लास में सारा कोर्स करेंगे, कोई भी चैप्टर कम या ज्यादा नहीं करेंगे, पर बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो चैप्टर का वेटेज ज्यादा है हम उन पे ज्यादा ध्यान देंगे एज कंपेयर टू दोज चैप्टर्स जिनका वेटेज थोड़ा कम है, वो भी रिविजन टाइम पे। बाकी कोर्स हम पूरा कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आई होप ऑल दिस इज क्लियर। ठीक है, अब मेरी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी सुनाती हूँ, जल्दी जल्दी। ठीक है, बचपन में सुनी है वो रैबिट टॉर्टोइज वाली स्टोरी, हु विंस द रेस? जल्दी बताओ। ठीक है, उसमें तो मैम टॉर्टोइज रेस जीत गया था, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस ना, यही तो था मॉरल स्टोरी का। बट नहीं, स्टेडी इज गुड, स्लो इज नॉट। कितना फास्ट रनिंग वर्ल्ड है, अभी भी स्लो रहोगे तो पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो फास्ट होना है स्टडी के साथ साथ, कंसिस्टेंट तो हमें रहना ही है हमारी क्लास में, थोड़ा फास्ट भी। फास्ट एज इन जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ो, टाइम टू टाइम रिविजन करो, घर जाके उस नोट्स को एक बार पढ़ लो, वो माइंड में सेट हो जाएंगे एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और लाइफ प्रोसेस सुनते ही आप लोगों के दिमाग में कुछ आ रहा है? लाइफ प्रोसेसेस आर बेसिकली दोज प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के काम आएंगे या हमारी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी हैं। अगर हमारी लाइफ में लाइफ प्रोसेस ही नहीं होंगे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? तो बेसिकली लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए या हमारी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए ही जरूरी हैं। लाइफ प्रोसेस में अगर एक भी प्रोसेस मिस हुआ तो हम अलाइव भी नहीं रह पाएंगे, वी वोंट बी एबल टू स्टे अलाइव। सिंपल सी बात है, समझ में आई? ठीक है, अब ये लाइफ प्रोसेस होते क्या क्या है मैम? फिर ये भी तो एक क्वेश्चन हुआ ना, तो चलो बताती हूँ लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। लाइफ प्रोसेस आर बेसिकली NCERT। मैम आपको नहीं आता है क्या? ये क्या कह रहे हो? NCERT? लाइफ प्रोसेस NCERT कैसे होते हैं? तो हमारी बुक का नाम है। एक ट्रिक बताती हूँ, जल्दी सुनो। N फॉर न्यूट्रिशन, C for circulation, E stands for excretion, R stands for respiration, and T means
ट्रांसपोर्टेशन which equalizes circulation, मतलब सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन सेम बात होती है। तो अभी जैसा मैंने कहा, फिर से रिपीट कर रही हूं, लाइफ प्रोसेसेस आर NCERT, N फॉर न्यूट्रिशन, C फॉर सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन वी कैन से, E फॉर एक्सक्रीशन और R फॉर रेस्पिरेशन। तो इस हिसाब से हमारे पास कितने लाइफ प्रोसेस हुए? 4, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। और ये चारों ही लाइफ प्रोसेस हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। और ना ही हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ेंगे, हम प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि प्लांट्स में भी ये चारों लाइफ प्रोसेस कैसे होते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स के अलावा जो प्लांट्स हैं और बाकी एनिमल्स हैं वो सब भी लिविंग बीइंग्स हैं, लाइफ उनके पास भी है। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। तो वो लाइफ के सारे प्रोसेस हम उन सारे ऑर्गेनिजम्स में पढ़ेंगे। अब सारे में तो नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट, तो हम ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट, अच्छा, अदर देन दैट, न्यूट्रिशन क्या होता है? सबसे फर्स्ट जो हमने अभी बात करी, न्यूट्रिशन क्या होगा? बेसिकली खाना खाना, उस खाने को डाइजेस्ट करना, और वो फूड कैसे वर्क कर रहा है। सेकेंड थिंग, एक्सक्रीशन मतलब हमने जो भी खाना खाया, ठीक है, तो बॉडी में बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हुआ, वो सारा वेस्ट बॉडी से जो रिलीज आउट करने का प्रोसेस होगा, ऑल द नाइट्रोजिनस वेस्ट विच विल बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ आवर बॉडी विल बी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम क्या करेंगे? रेस्पिरेशन में हम क्या करेंगे बेसिकली कि हम ब्रीथ करते कैसे हैं, यही लगता है ना रेस्पिरेशन का मतलब कि सांस कैसे लेते हैं। नहीं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस। ब्रीदिंग मतलब होता है सांस लेना, बस हमने इनहेल किया, एक्सहेल किया, ठीक है, एक्सचेंज किया कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, वो तो हुआ हमारा ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है, हमने न्यूट्रिशन में डाइजेशन के लिए खाना खाया था, वो खाना हमारी बॉडी में सेव हुआ ग्लूकोज की फॉर्म में, अब उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी गेन करना। तुम जो इतनी सारी बातें करते हो क्लास में, इतनी शैतानी करते हो, उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ना कहीं से, वो एनर्जी यहीं से मिलती है रेस्पिरेशन से। ठीक है, ग्लूकोज स्मॉल फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। 9th में पढ़ा था ना एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो दिस इज रेस्पिरेशन। लास्ट हमारा प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड गई, ऑक्सीजन गई, इतना सारा खाना गया, वो इधर से उधर कैसे गया? हेड टू टो किसके थ्रू पहुंचेगा? कोई तो मीडियम होगा ना, कोई तो तरीका होगा। तुम्हें भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेते हो। तो बॉडी में भी अलग अलग सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए किसकी जरूरत होती है? ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस की। एक बात नोटिस करी, मेरे बोर्ड पे लाइफ प्रोसेस के जो 4 प्रोसेस बताए मैंने, उसके अलावा भी कुछ प्रोसेस लिखे हैं और अलग कलर में लिखे हैं। तो क्या ये भी लाइफ प्रोसेस है? सोचो, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये भी तो जरूरी होती है, पर क्या ये जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है? Are they important processes? Are these processes important to stay alive? Growth और डेवलपमेंट। अगर कोई इंसान मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है, मतलब वो दिमाग से या मानसिक तरीके से विकसित नहीं है, मेंटली डेवलप नहीं है, तो क्या वो जिंदा नहीं रहता? किसी का अगर कोई बॉडी ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, वो फिजिकली रिटार्डेड है, किसी की हाइट कम है, तो क्या वो इंसान अलाइव नहीं रहता? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट अ लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट हम करेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन। पहले तो मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस देखते हैं। मूवमेंट मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट उसी की पोजीशन पे, ठीक है, जैसे मेरा हाथ मूव कर रहा है यहाँ पे, तो दिस इज मूवमेंट। पर लोकोमोशन मीन्स एक ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम चेंजिंग माई पोजीशन फ्रॉम हियर टू हियर,
तो दिस इज लोकोमोशन। पर एक ही जगह रह के अगर अपना हाथ मूव कर रही हूं, ठीक है, तो दैट इज मूवमेंट। डिफरेंस समझ में आया? अब फर्दर बढ़ते हैं। अगर कोई लिविंग बीइंग मूव ना कर पाए या लोकोमोट ना कर पाए तो क्या वो लिविंग बीइंग नहीं है? क्या वो लाइफ प्रोसेस नहीं है? हाँ, नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स, क्या प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते हैं? नहीं जाते ना। पर प्लांट्स में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं ना, तो प्लांट है ना, प्लांट्स आर अलाइव, ठीक है। वो ह्यूमन बीइंग्स जिनके पैर नहीं होते, विच आर स्पेशली एबल्ड, ठीक है, तो क्या वो एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जा पाते? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसीलिए मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो है वो कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है। लास्ट हमारे पास आया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज बेसिकली अ मेथड टू ग्रो योर स्पीशीज, ठीक है। आपकी स्पीशीज को बढ़ाने का तरीका होता है रिप्रोडक्शन। वो लिविंग बीइंग्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, क्या वो जिंदा नहीं रहते हैं? रहते हैं ना जिंदा, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल देती हूँ, चलो सुनो। खच्चर सुना है? पहाड़ों पे यात्रा पे जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते हैं और भी कुछ कुछ, तो उसमें वो खच्चर पे बैठ के जाते हैं। पता है वो खच्चर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, और ये पता है कि वो एक ह्यूमन मेड एनिमल है। एक्चुअली वो जानवर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था अर्थ पे, ठीक है। वो नेचुरली नहीं बना था, वो एक ह्यूमन मेड एनिमल है जो डोंकी और हॉर्स के क्रॉस से बनाया गया है, ठीक है। पर वो स्टेराइल है, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्या वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता तो जिंदा नहीं रहता है क्या? जिंदा तो रहता है, वो तो बहुत मेहनत करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि देयर आर ओनली 4 लाइफ प्रोसेसेस: न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, बट ये लाइफ प्रोसेसेस नहीं है, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस वही होते हैं जो लाइफ की एग्जिस्टेंस और मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं। अगर इन चारों में से बॉडी में कुछ भी खराब हो जाए तो है ना, लाइफ बहुत, मतलब लाइफ खत्म हो जाएगी या लाइफ सस्टेन करना बहुत टफ हो जाएगा। पर अगर इनमें से कुछ खराब हो तो वो उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, विच इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब, न्यूट्रिशन इंक्लूड्स 5 बेसिक स्टेप्स। एक एक बेसिक स्टेप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट स्टेप है हमारा इंजेशन, सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन। इंजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, फिर होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद होगा एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद होगा इजेशन। अब ऑल दीज 5 स्टेप्स दे इंक्लूड न्यूट्रिशन, दे आर इंक्लूडेड इन न्यूट्रिशन, ठीक है। यही 5 स्टेप होते हैं हमारा न्यूट्रिशन। सबसे पहले होगा इंजेशन। इंजेशन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। मैं पढ़ाती जाऊं, छोटे छोटे पॉइंट्स हो तो मेरे साथ नोट करते रहिए, ठीक है। चलो, सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन मतलब बेसिकली सिर्फ खाना खाना, तो हमने खाना खाया, दैट इज इंजेशन। सेकंड इज डाइजेशन। अब वो खाना हमने खाया, माउथ में इंटेक किया, वो खाना जाके डाइजेस्ट भी होगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन का मतलब होता है लार्ज पीसेस ऑफ फूड जो हमने खाए उसका स्मॉल पीसेस ऑफ फूड में ब्रेक डाउन हो जाना, ऐसी फॉर्म में कि हमारी बॉडी उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब। बॉडी अपने अंदर क्या कर सके, उसको एब्जॉर्ब। तो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। अब बॉडी में जब वो खाना एब्जॉर्ब हो गया तो वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चारों तरफ जाएगा, ठीक है। तो उस फूड के ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। और लास्ट में, सारा तो अच्छा खाना नहीं खाते हो, आए दिन तुम्हें बर्गर्स चाहिए, पिज्जास चाहिए, ठीक है, तो वो जो जंक फूड खाते हो वो बॉडी से जो वेस्ट की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो उसको कहेंगे इजेशन, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, एक बार ध्यान से सुनना।
इंजेशन मतलब क्या होता है, फूड को अपने माउथ में इनटेक करना, ठीक है, वो हुआ इंजेशन। डाइजेशन मतलब क्या होगा, वो जो खाना हमने खाया वो स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन होके डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन, जो खाना डाइजेस्ट हुआ है वो एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी में और फिर पूरी बॉडी में जब ट्रांसफर होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, उसको हम कहेंगे एसिमिलेशन। और फाइनली वेस्ट विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ आवर बॉडी कॉल्ड एज इजेशन। आ गए न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स समझ में? वेरी गुड। चलो लेट्स गो फर्दर। अब जब न्यूट्रिशन समझ में आ गया है तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन तो बहुत इजी है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट मोड जो पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन का, that is autotrophic. Basically there are two modes of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic, auto means खुद से, ठीक है, तो वो जो खुद का खाना खुद से बनाते हैं कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स, देर आर सम बैक्टीरियाज एज वेल, बट मेजरली कौन होंगे? ग्रीन प्लांट्स। तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद से बनाते हैं वो कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे? ऑटोट्रोफिक। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे क्या? ऑटोट्रोफ्स, ठीक है। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, एंड वी कॉल देम ऑटोट्रोफ। अब ऑटोट्रोफ समझ में आया। ऑटोट्रोफ के बाद हुआ नेक्स्ट हीट्रोट्रोफ। हीट्रोट्रोफ क्या होते हैं? बेसिकली हीट्रोट्रोफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑटोट्रोफ का बनाया हुआ खाना कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि हम ग्रीन प्लांट्स ने इतने सारे फ्रूट्स दिए, वेजिटेबल्स दी, हमने खाई ना, तो हम भी किस में आए? हीट्रोट्रोफ में, ठीक है। तो हीट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कौन क्या कंज्यूम करेंगे? ऑटोट्रोफ्स का बना हुआ फूड, ठीक है। चलो let's start further. तो heterotrophic mode of nutrition is further divided into 3 parts: saprophytic, parasitic and holozoic. saprophytic कौन से होते हैं? वो organisms जो dead और decaying organisms को खा जाते हैं, मतलब बेसिकली एनवायरमेंट का जो वेस्ट है ना वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंट का वेस्ट जो कंज्यूम करेंगे वो ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे? सैप्रोफिटिक, है ना। ये भी स्वच्छ भारत में बिलीव करते हैं बेसिकली, ठीक है, इसीलिए तो एनवायरमेंट साफ रखते हैं। तो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे बैक्टीरियाज इंक्लूडेड होंगे इसमें, ठीक है, जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स को कंज्यूम करेंगे। एनिमल्स, प्लांट वेस्ट, तो इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि एनवायरमेंट के क्लीनर्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सैप्रोफिटिक। सेकंड अपन सीखेंगे पैरासिटिक। पैरासिटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों को हार्म पहुंचा करके खुद का फायदा देखते हैं। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ, तुम्हें पता होगा ऑलरेडी, शायद ये सुना है, हेयर लाइज, जुएं जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। होता क्या है, वो हमारे ही बालों पे रहती है, हमारा ब्लड सक करती है, जिसकी फॉर्म में उन्हें फूड मिल गया, और हमारे हेयर क्या हुए उनके लिए? शेल्टर। और हमें बदले में क्या मिला? इचिंग, बाल खराब हुए, ठीक है। तो हमारा तो हुआ लॉस, और एक्चुअली इसका क्या हुआ? फायदा। इसको फूड और शेल्टर दोनों मिल गया। तो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स वही होते हैं जो अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म से रह करके उनका न्यूट्रिशन, शेल्टर सब ले लेते हैं और सामने वाले को हार्म करते हैं। एक और ऐसा एग्जाम्पल है, एक प्लांट होता है कसकटा, अमरबेल जिसे कहते हैं। सुना है या देखा है कसकटा या अमरबेल का प्लांट, ठीक है। ये जो अमरबेल वाला प्लांट होता है ना, ये भी कभी खुद का न्यूट्रिशन, मतलब खुद के लिए खाना खुद बनाता ही नहीं है। ये क्या करेगा, इसके बगल में जो भी प्लांट होगा उसके ऊपर अपनी रूट्स फैला देगा और वहां से अपना न्यूट्रिशन खींच लेगा और खुद के पूरे प्लांट को दे देगा। ये कभी भी खुद से फोटोसिंथेसिस करने की मेहनत ही नहीं करेगा। ये पास वाले प्लांट्स पे रूट फैलाएगा, उसका खाना लेगा और, है ना, वहीं से अपना काम चला लेगा। तो पैरासिटिक समझ में आए, जो किस पे डिपेंड करेंगे? अपने होस्ट पे।
ठीक है, आ गया। लास्ट पढ़ेंगे हम होलोजोइक। होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो बिग पीसेस ऑफ फूड खाते हैं, लार्ज पीसेस ऑफ फूड खाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और नाम बताते ही आप सबको पता पड़ जाएगा कि ये क्या है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना अपन। हर्बीवोर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे, जैसे कि हमारा जिराफ। कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ मीट और फ्लैश खाएंगे, लाइक टाइगर, उसके अलावा मीट और फ्लैश के अलावा कुछ नहीं खाएंगे। एंड ओमनीवोर्स जो दोनों कंज्यूम करते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं और मीट और फ्लैश भी, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब फिर से बता रही हूं, वो ऑर्गेनिजम्स जो लार्ज पीसेस ऑफ फूड क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। एक बार क्विक रिकैप वापस कर लेते हैं इसका। देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक एंड हीटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स जो सेल्फ, मतलब जो खुद का खाना क्या करेंगे, खुद बनाएंगे, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोफ। सेकंड, हम जा रहे हैं हीटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स पे। हीटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफ का फूड को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफिटिक में एग्जाम्पल हमने किया बैक्टीरिया। सैप्रोफिटिक होते कौन है, बेसिकली जो डेड और डिकेइंग वेस्ट को कंज्यूम करते हैं, सारा एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे क्योंकि कचरा सारा खुद खा जाएंगे। सेकंड हमने पढ़ा पैरासिटिक, जो खुद तो खुश रहेंगे पर जिसके ऊपर रहेंगे उसको दुखी कर देंगे। ठीक है, मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे अपने फूड, अपने शेल्टर के लिए। फॉर एग्जाम्पल कस्कटा एंड हेयर लाइस। इंटरेस्ट मी 10th में, बायोलॉजी में, हर चीज में एग्जाम्पल्स हैं। जितने ज्यादा बेटर तरीके से एग्जाम्पल्स और जितने जल्दी एग्जाम्पल्स लर्न करोगे उतना ही बेटर आपके लिए होगा, क्योंकि बहुत सारे MCQs और आंसर्स में भी आपको एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे। तो साथ के साथ लर्न करते जाओ, इजी हो जाएगा। लास्ट है हमारा होलोजोइक। होलोजोइक मतलब वो एनिमल्स जो लार्ज पीसेस ऑफ फूड कंज्यूम करेंगे। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। ठीक है, अब न्यूट्रिशन ही पढ़ रहे हैं तो प्लांट से शुरुआत ही कर लेते हैं। जरूरी थोड़ी हर चीज ह्यूमन बींग्स पहले पढ़ेंगे। अब की बार हम प्लांट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट्स कैसे खाना खाते हैं, खाना कैसे बनाते हैं खुद का, बहुत बेसिक सा प्रोसेस है। आप 4th 5th से पढ़ते आ रहे हो, उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलो तो हम अभी भी क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब बनाना और फोटो मीन्स सनलाइट, टू मेक और प्रोड्यूस। यही होता है ना फोटोसिंथेसिस का मतलब। कोई भी चीज, फोटो मीन्स सनलाइट और सिंथेसिस मीन्स टू मेक और प्रोड्यूस। तो कोई भी चीज फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन रही है, मतलब सनलाइट के थ्रू बन रही है। बचपन से फोटोसिंथेसिस की एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ी है आप लोगों ने। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पर अब आप 10th में आ गए हो, अभी भी क्वेश्चन सेम ही आएगा, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, बट उसका आंसर सेम नहीं होगा। मतलब हम और डिटेल्ड आंसर लिखेंगे। कैसे डिटेल्ड लिखेंगे वो भी समझाती हूँ। ये इक्वेशन दिख रही है, ये फोटोसिंथेसिस की ही इक्वेशन है। यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, वो क्या बना रहा है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, और वी कैन से ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। C6H12O6 इज ग्लूकोज। अब ये जो प्रोसेस होगा ना, अब से, अभी मैंने कहा फोटोसिंथेसिस की सेम डेफिनेशन नहीं लिखनी है, तो लिखना क्या है,
फर्स्ट पॉइंट, देयर आर 3 मेजर स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल. सबसे पहले जो प्लांट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो क्या करेगा, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा. सनलाइट एब्जॉर्ब करी तो कौन सी एनर्जी आई, लाइट एनर्जी. सनलाइट में तो लाइट एनर्जी ही होगी ना, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, क्योंकि बिना एनर्जी के तो कोई काम हो ही नहीं सकता है. इसीलिए सबसे पहले सनलाइट होगी टू गेन एनर्जी, एंड देन लाइट एनर्जी will be converted into chemical energy which will help in splitting of water. फर्स्ट पॉइंट तो बहुत इजीली समझ में आ गया था, राइट. सेकंड पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है मैम, फिर से बता दो. देखो, सनलाइट कंज्यूम कर ली थी है ना क्लोरोफिल ने. अब जैसे ही सनलाइट कंज्यूम करी तो लाइट एनर्जी किस में चेंज हो गई, केमिकल एनर्जी में. ये केमिकल एनर्जी जो है वो क्या करेगी, ये वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है, इस वाटर मॉलिक्यूल को डिवाइड करेगी H2 प्लस O2 में. मतलब H2O जो होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एज इट इज नहीं रहेगा. ये ब्रेक डाउन हुआ तभी तो यहाँ पे देखो अलग से ऑक्सीजन रिलीज हुई, दिख रही है ना, इसलिए. तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, लाइट एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी विच फर्दर हेल्प्स इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. लास्ट पॉइंट, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट. आजकल तो बहुत सुना होगा प्रोटीन्स इतने खाने चाहिए, कार्ब्स इतने खाने चाहिए, खाने में फाइबर इतना होना चाहिए, दिन में इतना पानी पियो. होते क्या है कार्ब्स, यही तो है कार्बोहाइड्रेट. तो ये कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमेशा याद रखना, कुछ टर्म्स बता रही हूँ, वो सब कार्ब्स होते हैं. जैसे कि फ्रक्टोज है हमारा, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, गैलेक्टोज है, ऑल दीज आर कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, ये हमें थोड़ा फीलिंग फुल वाली है ना फीलिंग देते हैं जब हम खाना खाते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो CO2 था ये किस में चेंज हो गया, कार्बोहाइड्रेट में. अभी मैंने बताया था ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं. यहाँ पे ये क्या बना है, C6H12O6 ग्लूकोज. ठीक है, अब एक बार जल्दी से वापस पढ़ लो कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फिर बताती हूँ कि 10th में जब ये क्वेश्चन आया तो कैसे लिखना है. फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले सनलाइट एब्जॉर्ब करी किसने, क्लोरोफिल ने. सेकेंड स्टेप में ये जो लाइट एब्जॉर्ब हुई तो लाइट एनर्जी किस में चेंज हुई, केमिकल एनर्जी में. और ये केमिकल एनर्जी ने क्या करा, वाटर को स्प्लिट कर दिया. वाटर को स्प्लिट में किस में करा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में. फिर लास्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उससे क्या फॉर्म हुआ, कार्बोहाइड्रेट, और वी कैन से ग्लूकोज. सिंपल है. अब जब 10th में सेम क्वेश्चन आए ना तो क्या लिखना, एक तो अपनी वही पुरानी वाली डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग by which green plants make their own food with the help of chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water. ठीक है, सेकेंड स्टेप आप ये इक्वेशन लिखेंगे और थर्ड स्टेप आप ये तीनों स्टेप्स लिखेंगे फोटोसिंथेसिस के. ठीक है, तब आंसर कंप्लीट होगा. और हम हमारी क्लास में ऐसे ही साथ साथ पढ़ते पढ़ते ये भी सीखेंगे कि बोर्ड के आंसर्स अटेंड कैसे करने हैं. आई होप दैट्स इट फॉर टुडे. बहुत सारा हो गया है, नहीं तो बोलोगे मैम एक ही दिन में सारा पढ़ा दिया आपने हमें. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, नहीं तो भूल जाओगे. और हम अपनी हर क्लास के लास्ट में ऐसे ही 5 मिनट्स का क्विक रिवीजन करेंगे ताकि एक बार तो आप क्लास में ही रिवाइज कर लें और फिर फाइनली लास्ट में आप घर जाके अगर अपने नोट्स एक बार पढ़ के रिवाइज करेंगे, ट्रस्ट मी वो टॉपिक इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा. और ना भी हो तो यू कैन कम टू मी एनी टाइम डाउट्स पूछने के लिए. ठीक है, तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं. लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं जल्दी बताओ.
लाइफ प्रोसेस आर दोज प्रोसेस जो हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस और मेंटेनेंस के लिए जरूरी हो, इनके बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सिंपल, एक ट्रिक बताई थी, लाइफ प्रोसेस आर NCERT, मतलब न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। चलो फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हमने ये चारों डिस्कस किए थे और इसके साथ ये भी डिस्कस किए थे, तो इनमें से ये 4 लाइफ प्रोसेस है और ये सब इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बट लाइफ प्रोसेस नहीं है। ठीक है, न्यूट्रिशन खाना खाना, उसे डाइजेस्ट करना, एक्सक्रीशन वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करना, रेस्पिरेशन जो भी खाना खाया उसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करना, ट्रांसपोर्टेशन जो भी चीजें बॉडी में गई वो कहां से हेड टू टो कैसे ट्रांसफर होगी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फर्दर हमने उसके बाद पढ़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमेशा 5 स्टेप में होता है। द 5 स्टेप्स आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होगा? बेसिकली खाने को इनटेक करना, खाना खाना। डाइजेशन में वो खाना आगे डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी? उसको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन मतलब वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा और फाइनली सारा वेस्ट रिमूव आउट होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? इजेशन। इसके बाद हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में देयर वर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक एंड हीटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक जो खुद का खाना खुद बनाएंगे सच एज ग्रीन प्लांट्स। हीटरोट्रोफिक में हमने फर्दर 3 टाइप्स पढ़ी थी, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफिटिक वो जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल्स बेसिकली वेस्ट पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड सच एज सम बैक्टीरिया एंड अदर एनिमल्स। पैरासिटिक में हमने वो एनिमल्स पढ़े थे जो होस्ट पे डिपेंड करेंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए या अपने शेल्टर के लिए। ठीक है, सच एज हेयर लाइस और कस्कटा। एंड द लास्ट वन वाज होलोजोइक, वो एनिमल्स जो बिग पीसेस ऑफ फूड क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। ये और 3 टाइप्स में डिवाइडेड थे, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। हो गया ना सारा लर्न? जल्दी जल्दी चलो लास्ट, अभी हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन सनलाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस। तो सनलाइट के थ्रू खाना बनाने को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन प्लांट्स में होगा। अच्छा, दिस प्रोसेस इंक्लूड्स 3 मेजर स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, कि सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल। सेकेंड स्टेप में जो सनलाइट एब्जॉर्ब करी है क्लोरोफिल ने, वो किस में चेंज होगी? केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी, जो पानी की स्प्लिटिंग में हमें हेल्प करेगी और ये वाटर स्प्लिट होके H2+O2 फॉर्म कर लेगा। और लास्ट स्टेप में CO2 रिड्यूस होके क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट। हमने ये जो ग्लूकोज यहाँ लिखा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, समझ में आया? आई होप इट वाज गुड। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ, जल्दी जल्दी सुन लेना प्लीज। एक तो यहाँ पे देखो एक नंबर दिखाई दे रहा है आपको, 7352912345। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपको ये नंबर ना सेव करना है अपने फोन में, क्योंकि अगर आप ये नंबर सेव करोगे और मुझे इस पे बस एक टेक्स्ट कर दोगे तो हमारे यहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अदर देन दैट, आप कभी भी 24/7 आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे, क्योंकि अगर मंडे टू सैटरडे क्लास है तो मंडे टू सैटरडे तो मैं पढ़ाऊंगी, संडे को मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि आपको कितना समझ में आया। तो संडे टू संडे लिया जाएगा आपका टेस्ट, संडे टेस्ट। ठीक है, संडे टेस्ट का जो पैटर्न है वो आपको पहले से बता दिया जाएगा। हम हफ्ते भर में जितना भी टॉपिक करेंगे, संडे को उसका एनालिसिस करने के लिए टेस्ट होगा और जो भी आप पढ़ रहे हो वो एनालाइज किया जाएगा आपके थ्रू। आपके जितने भी मार्क्स हैं, तो आपका स्कोर कार्ड कैसा चल रहा है, कैसा परफॉर्मेंस है, वो उसके थ्रू एनालाइज होगा। उसके अलावा कभी अगर आप हमारी क्लास मिस कर देते हो, कोई इशू है जिसकी वजह से आप क्लास फिजिकली अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो हमारी क्लास लाइव रिकॉर्ड होती है और वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी आफ्टर द क्लास। और कोई भी इशू हो, मेरा नाम है साक्षी जैन और आप कभी भी मेरे पास आके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, आके शेयर कर सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये नंबर है ना, इस पे कॉल कर देना, ठीक है। फॉर यू गाइज आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7. आई होप you like my class. See you soon. Thank you.